अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो कम्युनिकेशन स्किल में हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है कम्युनिकेशन एंड एथिकल कॉन्टेक्स्ट। कि हमारी कम्युनिकेशन में एथिक्स की कितनी फॉलोइंग होनी चाहिए और हमारी कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस में एथिक्स का कितना बड़ा रोल है। अगर हम बात करें एथिक्स की तो एथिक्स एज अ कम्युनिकेशन इशूज, कम्युनिकेशन ऑफ आवर वैल्यूज बिलीफ थ्रू आउट द वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर। हम एथिकली जब फॉलो करते हैं, एथिक्स को फॉलो करते हैं ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन के अंदर जो है हमारी सबसे अहम चीज़ होती है वैल्यूज बिलीफ, जो कि हम रिफ्लेक्ट करते हैं थ्रू आउट आवर वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हमारे बिलीफ क्या हैं, हमारी वैल्यूज तरजीहात क्या हैं और हम किस तरीके से अपने रिसीवर को देखते हैं। Our responsibility is to act and behave with honesty and fairness। और हमारी जो बुनियादी एथिकली कंसिड्रेशन होती है वो ये कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करें कि हमारी कम्युनिकेशन में लाजमी तौर पर शामिल होनी चाहिए ऑनेस्टी एंड फेयरनेस। यानी कोई भी हम जो है कोई ऐसे फैक्ट फिगर या ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जिसकी कॉन्क्रीटनेस या एक्यूरेसी में कोई डाउट हो तो हम ऐसी एलिमेंट को अपनी कम्युनिकेशन में शामिल ना करें। वी मस्ट मिनिमाइज द पर्सनल वर्थ ऑफ ईच पर्सन। और हमें लाजमी तौर पे मिनिमाइज करना चाहिए ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन पर्सनल वर्थ ऑफ ईच पर्सन। इम्परेटिव दैट वी कम्युनिकेट टू अदर द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड एथिक्स। और ये लाजमी तौर पे हमें फोकस करना चाहिए कि जो भी हमारी कम्युनिकेशन है इसके अंदर जो है गुड एथिक्स की फॉलोइंग लाजमी तौर पे हो, ताकि हम मैक्सिमम लेवल पे अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकें। Importantly, in a responsible business enterprise, it is corporate leader and manager who set corporate ethical tones. Corporations ethical tones। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो बुनियादी तौर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है लीडर्स की, कॉर्पोरेट लीडर्स की और मैनेजर की, जो सेट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एथिकल टोन्स कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले तमाम मैनेजमेंट एंड वर्कर्स एथिक्स को फॉलो करेंगे। डेमोस्ट्रेशन ऑफ कॉर्पोरेट वैल्यू थ्रू आउट लीडर एक्शंस। हमें जो है डेमोस्ट्रेशन करनी चाहिए कॉर्पोरेट वैल्यूज की अपने लीडर्स के एक्शंस के तौर पर। कर्सिव मैनिपुलेशन, devious or honest, open, willing to admit possible failure। एथिक्स का एक अच्छा रिफ्लेक्शन उस वक्त होता है जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने फेलियर को ऑनेस्टली एक्सेप्ट करती है और सेकंड पार्टी के साथ एग्रीमेंट शो करती है। तो हम जो भी फेलियर को एडमिट कर रहे हैं उसके अंदर जो है ओपननेस होनी चाहिए, विलिंगनेस होनी चाहिए। ये रिफ्लेक्शन करती है हमारे एथिकल फॉलोइंग को। The ethics of an organization are only as good as the integrity of the people who belong to it। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की में एथिक्स की फॉलोइंग उतनी ही बेहतर और उतनी ही अच्छी होती है जैसे कि इंटीग्रिटी ऑफ पीपल हु बिलोंग टू इट, कि वो कितने इंटीग्रेंट हैं अपने लोगों के साथ जो उनसे ताल्लुक़ रखते हैं। यानी एथिक्स की फॉलोइंग हमारी इंटीग्रिटी को शो करती है कि हम कितने इंटीग्रेंट हैं विद पीपल। इन्फ्लुएंस ऑन पर्सनल एथिक्स। एथिक्स का इन्फ्लुएंस जो पर्सनली जो होता है पीपल, कल्चर, फिलोसफी, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स एंड नॉर्मेटिव एथिक्स, लॉ, रिलीजन। ये वो डायमेंशन है जो एथिक्स से इन्फ्लुएंस होता है किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर। कम्युनिकेशन एंड एथिकल इश्यूज। कम्युनिकेशन एंड एथिकल इश्यूज के अंदर जो सबसे पहले है लीगल इश्यूज, जो कि एथिक्स से बढ़कर लॉ में चले जाते हैं। यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट करते चलें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड लॉ। तो
लॉ में जो वो तमाम फैक्टर और एलिमेंट शामिल हो जाते हैं कि जिनके नेगेटिव एक्ट करने की कंडीशन में पनिशमेंट डिक्लेयर हो जाए, तो वो हमारे लीगल इश्यूज होते हैं। और एथिक्स हम उन्हें कहते हैं जिसमें वो तमाम नेगेटिव एक्ट जिसकी पनिशमेंट डिक्लेयर ना हो, लेकिन क्लैरिटी हो कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ये हमारे एथिकल इश्यूज हैं। तो लीगल इश्यूज के अंदर हमारे शामिल है डिफर्मेशन, इंडिविजुअल प्राइवेसी, हरासमेंट, प्लेजरिज्म, कॉपीराइट, ब्राइबरी एंड करप्शन। तो ये वो तमाम नेगेटिव एक्ट हैं जो लीगल उस डोमेन में शामिल होते हैं क्योंकि इनकी पनिशमेंट के लिए डिफाइन हो चुकी हैं। डिफर्मेशन किसी भी इंडिविजुअल या कॉरपोरेट के वर्कर या मैनेजर के किसी भी हवाले से नेगेटिवली प्रोपेगेंडा बदनामी का सबब बनना, किसी भी इंडिविजुअल की प्राइवेसी को लीक करना, पब्लिकली उसको शो करना, या हरासमेंट किसी को भी ड्यूरिंग द ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग हरासमेंट करना, प्लेजरिज्म यानी किसी भी वर्क और असाइनमेंट और किसी भी रिसर्च आर्टिकल को कॉपी करना, कॉपीराइट कॉपीराइट्स की वायलेशन करना, ब्राइबरी एंड करप्शन, रिश्वत या करप्शन करना, ये तमाम वो हैं जो लीगल इश्यूज हैं। एथिकल डायलमा, कम्युनिकेशन communicating business ethics. A primary culture characteristic of an organization is the extent to which knowledge is shared. सबसे बुनियादी जो बिजनेस कम्युनिकेशन में एथिक्स की फॉलोइंग होनी चाहिए, उसकी जो करेक्टरिस्टिक है वो ये कि जो नॉलेज आप शेयर करने जा रहे हैं, आप उस नॉलेज के बारे में कितनी श्योरिटी रखते हैं। द एलिमेंट ऑफ द बिजनेस एथिक प्रोग्राम must be communicated within the organization. लाजमी तौर पे ये टॉप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो शेयर करे एलिमेंट ऑफ बिजनेस एथिक प्रोग्राम जो कि तमाम ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन में इजाफा करें और फिर वो उसको फॉलो करने की पोजीशन में आए। असेंशियल टू डेवलप एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोग्राम, लाजमी तौर पे हमें डेवलपमेंट करनी चाहिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोग्राम की ताकि हमारी कम्युनिकेशन के अंदर एथिक्स की फॉलोइंग मैक्सिमम लेवल पर हो। अ प्रोग्राम दैट डिलीवर अ क्लियर एंड कंसिस्टेंट मैसेज रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबल बिजनेस एंटरप्राइज। एक ऐसा प्रोग्राम हमें डेवलप करना चाहिए जो डिलीवर कर क्लियर एंड कंसिस्टेंट मैसेज, जिसके तहत मैसेज जो डिलीवर किए जाएं उनके अंदर जो है रब्त होना चाहिए, उनके अंदर जो वजाहत होनी चाहिए ताकि लोगों के लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो। होल ऑर्गेनाइजेशन, इंक्लूजन ऑफ ऑल एम्प्लॉइज एजेंडाज एंड ऑल अदर स्टेक होल्डर एज अप्रोप्रिएट टू द कॉरपोरेशन। और इसके अंदर जो एम्प्लॉइज शामिल होने चाहिए, एजेंडाज होने चाहिए, और वो तमाम स्टेक होल्डर जो कि कॉरपोरेशन का हिस्सा हैं जिनके साथ हम कंटिन्यूसली इंगेज होते हैं कम्युनिकेशन में, यहाँ पर हमारी एथिक्स की फॉलोइंग बहुत ज़रूरी होती है। की एरिया ऑफ एथिकल कम्युनिकेशन, पर्सनल रिटर्न स्पोकन मैसेज, मैसेज पर्पस, रिसर्च मेथड, selection of material, development of ideas, use of language, ethical context and self analysis। जब भी कोई इंडिविजुअल पर्सनल रिटर्न और पर्सनल स्पोकन मैसेज डिलीवर करता है तो मैसेज का जो पर्पस है, रिसर्च मेथड है, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल है, डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज है, यूज अ लैंग्वेज, एथिकल कॉन्टेक्स्ट है, सेल्फ एनालिसिस है, ये वो तमाम अहम पॉइंट हैं जो कि हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस बढ़ाते हैं हमारी एथिकल फॉलोइंग का। क्रॉस कल्चर मैसेजेस, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग, लैंग्वेज, अकाउंटेबिलिटी। जब भी हम क्रॉस कल्चरली कम्युनिकेशन करते हैं तो उसके अंदर पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है मिसअंडरस्टैंडिंग की ड्यू टू लैंग्वेज एंड अकाउंटेबिलिटी।
तो यहाँ पर हमारी और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एथिक बढ़ती है कि हमें क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन करते वक्त बहुत ज़्यादा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की डेवलप हो इंस्टेड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। एडवर्टाइजिंग मैसेजेस लैंग्वेजेस ग्राफिक प्रिंट ओमिशन ट्रूथ अकाउंटेबिलिटी। हम जितनी भी एडवर्टाइजिंग के दौरान कम्युनिकेशन करते हैं यानी जो एडवर्टाइजिंग मैसेज होते हैं उसके अंदर जो लैंग्वेज या ग्राफिक या ओमिशन या ट्रूथ यूज़ करते हैं इसके अंदर भी लाजमी तौर पे हमें एथिकल अकाउंटेबिलिटी रखनी चाहिए कि किस लेवल पर एथिकल फॉलोइंग हो रही है। गाइडलाइंस फॉर स्पोकन एंड रिटन मैसेज, वो तमाम ज़रूरी फॉलोइंग नेसेसरी फॉलोइंग जो कि रिटन और स्पोकन मैसेज के अंदर होनी चाहिए। मैसेज पर्पस, इफ माई पर्पस इज accomplished will it be in the best interest of my listener। जो भी मैसेज हम अपने ऑडियंस को अपने रिसीवर को डिलीवर कर रहे हैं क्या उस मैसेज का मेन मकसद पूरा हो गया और वो मैसेज हमारी ऑडियंस के इंटरेस्ट में है ये उनके लिए वेलबींग है। स्मॉल ग्रुप बेनिफिट और विल द लार्ज। हमें ये भी फोकस करना चाहिए कि जो हमारी ऑडियंस है उनका ताल्लुक स्मॉल ग्रुप से है या वो एक लार्ज ग्रुप की शक्ल में है। ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी बी सर्व, जो हम मैसेज डिलीवर कर रहे हैं वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए है या किसी सोसाइटी के लिए जो उसको सर्व करेगी। डू आई हैव एनी हिडन एजेंडा दैट इफेक्ट माई पर्पस। और ड्यूरिंग द डिलीवरिंग स्पेसिफिक मैसेज ये बात को कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है क्या कोई ऐसा हिडन एजेंडा मौजूद है जो कि मेरे हमारे मैसेज या उसके पर्पस पे अफेक्ट करेगा। रिसर्च मेथड्स आर माई सोर्सेज रिलायबल। जब भी हम कोई रिसर्च से रिलेटेड जो है कोई बात डिस्कस कर रहे हो या कोई मैसेज डिलीवर कर रहा हूँ तो इस चीज़ के अंदर एथिकल फॉलोइंग ये है कि जो सोर्स जो रेफरेंस हम यूज़ कर रहे हैं वो किस हद तक रिलायबल है, उन्हें मैक्सिमम लेवल पर रिलायबल होना चाहिए। रिसेंट एंड अनबाइस्ड, और उनके अंदर कोई बाइसनेस नहीं शामिल होनी चाहिए क्योंकि बाइसनेस जो है क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन को वीक करती है और इससे हमारी एथिक्स की वायलेंस होती है। वाज माई रिसर्च ट्रूथ, जो हमने रिसर्च की है क्या वो रिसर्च एग्जैक्टली राइट है, ट्रूथ है, उसके अंदर कोई ऐसा मटेरियल या ऐसे डायमेंशन इन्वॉल्व ना हो जो कि हमारी उसकी रियलिटीज को वीक करें। हैव आई गैदर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल avenues that is relevant to my subject and purpose। और जो भी मैंने रिसर्च की है जो भी हम रिसर्च करते हैं उसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसका ताल्लुक हमारे उस सब्जेक्ट और पर्पस से यानी रेलिवेंसी का लेवल उसके अंदर हाई है या वीक है। सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल में जो हमें कंसिडरेशन करनी चाहिए, इज द इंफॉर्मेशन चूजन सुटेबल टू द communicate my idea fairly and accurately। जो भी इंफॉर्मेशन हमने सेलेक्ट की है जिसका इंतखाब किया है क्या ये इंफॉर्मेशन हमारे मेन आइडिया को सही तरीके से मुनासिब तरीके से एलुस्ट्रेट करेगी। आर माई सोर्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन माई टॉपिक। और ये जो इंफॉर्मेशन हमने जहाँ से हासिल की है इनकी जो सोर्सेज हैं वो हमारे टॉपिक में इंक्लूड हैं, इनका हमारे टॉपिक में शामिल होना बहुत ज़रूरी है। Have I avoided the propaganda techniques of card stacking and omitting relevant opposing information? क्या मैंने इस बात का ख्याल रखा है ड्यूरिंग द डिलीवरिंग द मैसेज कि हमने कोई भी प्रोपोगंडा टेक्निक को यूज़ नहीं करना, स्टेकिंग टेक्निक को यूज़ नहीं करना जो कि इंतहाई अनएथिकल एलिमेंट्स होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज़, जब हम डेवलप करते हैं आइडियाज़ को, हैव आई रिलाइड टू हैविली ऑन इमोशनल अपील्स, कि हम अपने आइडिया को किस हद तक अपने रिसीवर के इमोशंस के साथ टच में मैच कर सकते हैं। इज माई लॉजिक और रीजनिंग साउंड,
और जो हम लॉजिक और रीजनिंग पेश कर रहे हैं उसकी साउंडनेस का लेवल हाई है। हैव आई अवॉइडेड प्रोपेगेंडा टेक्निक्स दैट omit, एग्रीगेट और डिस्टॉर्ट इंफॉर्मेशन। अगर हम अपनी इंफॉर्मेशन के अंदर प्रोपेगेंडा टेक्निक यूज करते हैं तो ये हमारी जो मैसेज है इसको डिस्टॉर्ट करती है, और इससे जो है हमारे मैसेज की क्वालिटी और कम्युनिकेशन की क्वालिटी वीक हो जाती है। इज माई इंफॉर्मेशन एक्यूरेट एंड रेलिवेंट? क्या हमारी इंफॉर्मेशन की एक्यूरेसी लेवल मैक्सिमम है, 100% श्योरिटी पर है? और रेलिवेंट, उसका ताल्लुक हमारे उस मेन टॉपिक और डायरेक्शन से है। इरेलीवेंट कम्युनिकेशन जो है वेस्टेज ऑफ टाइम का सबब बनती है। यूज ऑफ लैंग्वेज, एम आई इजिली अंडरस्टूड माई बाय माई लिसनर? कि जो मैसेज मैं डिलीवर कर रहा हूँ या करूँगा तो हमारे लिसनर के लिए उसको समझना आसान होगा या मुश्किल होगा? अगर मुश्किल होगा तो ये हमारे एथिक्स की फॉलोइंग की वीकनेस है, और अगर मैसेज को हम इस तरह डिलीवर करते हैं कि उनके लिए समझना आसान होगा तो ये हमारी एथिक्स की स्ट्रॉन्ग फॉलोइंग है। इज माई लैंग्वेज स्पेसिफिक? ड्यूरिंग द डिलीवरिंग एनी स्पेसिफिक मैसेज, हमारी लैंग्वेज का भी स्पेसिफिक होना बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर जो वोकेबलरी है, जो सेंटेंसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होने चाहिए। कंक्रीट एंड अप्रोप्रिएट, आर देयर एम्बिग्यूटीज, एब्स्ट्रैक्शन ऑन लोडेड वर्ड्स? क्या हम जो है अपने मैसेज की लैंग्वेज के अंदर करेक्टनेस एंड अप्रोप्रिएट्स हैं, और यहाँ पे कोई एम्बिगिटी या एब्स्ट्रैक्शन तो नहीं है जो कि हमारे मैसेज की क्वालिटी को वीक कर सकती है? डज माई लैंग्वेज शो रिस्पेक्ट? और जिस लैंग्वेज में हम कम्युनिकेट कर रहे हैं आइदर रिटन और ओरल फॉर्म, उसमें हम ऑडियंस को ये शो कर रहे हैं कि हम कितनी रिस्पेक्ट करते हैं अपने ऑडियंस की, अपने रीडर्स की, अपने रिसीवर की। Ethical context, have I considered that listener values feeling and attitude इन माई मैसेज? हम किस हद तक अपने लिसनर की फीलिंग्स को रियलाइज कर रहे हैं ड्यूरिंग डिलीवरिंग द मैसेज? किस हद तक उनकी वैल्यूज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं ड्यूरिंग डिलीवरिंग द मैसेज? और किस हद तक उनके एटीट्यूड के मुताबिक उनको मैसेज डिलीवर कर रहे हैं? ये हमारे लिए एथिकल कॉन्टेक्स्ट होता है। Have I avoided using communication strategies that would take advantage of their role, status और background? क्या हमने अवॉइड किया है ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन उन स्ट्रेटजीज को जो एडवांटेजेस और रोल और स्टेटस बैकग्राउंड को फॉलो करती हैं, क्योंकि ये हमारी कम्युनिकेशन के लिए कभी भी फेवरेबल नहीं होती? सेल्फ एनालिसिस, डू आई फील कंफर्टेबल विद पर्पस एंड डेवलपमेंट ऑफ माई प्रेजेंटेशंस? मैं किस तरीके से अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करें कि हमारी जो मैसेज की प्रेजेंटेशन है, जो हमारे मैसेज की डेवलपमेंट है, वो कितनी ज़्यादा इफेक्टिव और आइडियल है? डू आई सिंसियरली बिलीव डैट वाट आई हैव कम्युनिकेटेड इज इम्पोर्टेंट एंड ट्रू? और मैं अपने मैसेज और इंफॉर्मेशन और नॉलेज के लिहाज से कितनी ज़्यादा श्योरिटी रखता हूँ कि उनकी अंदर कितनी ज़्यादा सच्चाई मौजूद है? इज दिस मैसेज विद इन माई एथिकल कंफर्ट जोन? और ये मैसेज हमारे एथिकल कंफर्ट जोन में मौजूद है या इससे बाहर है? इसकी कंसिडरेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। क्रॉस कल्चर एथिकल गाइडलाइंस, culture context, have I considered that the other individual's values, feeling, attitude from his her culture point of view? जब भी हम कभी क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन करते हैं तो हमारी एथिक्स का इन्फ्लुएंस, एथिक्स की फॉलोइंग और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन की वीक होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो हमें कंसीडर करना चाहिए कि हम जो फीलिंग्स, वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड फॉलो कर रहे हैं वो क्रॉस कल्चरली एक्सेप्टेबल होंगे या नहीं? हैव आई अटेम्प्टेड टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन फ्रॉम द अदर पर्सन पोजिशन? और हम जो भी कंटेंट या जो भी ट्रांजैक्शन या जो भी इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहे हैं उसको हमने कितना ज़्यादा फोकस किया है
अदर पर्सन पोजिशन पर रख। डू आई बिलीव दैट ऑल द अदर people involved fully understand the context of the transaction and all its application। और सबसे बड़ी जो एथिकल कंसिडरेशन होती है वो ये होती है कि जो भी हमने मैसेज, जो भी हमने कंटेंट इंफॉर्मेशन डिलीवर की है, उसकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल हमारी ऑडियंस में किस हद तक है। अगर अंडरस्टैंडिंग का लेवल वीक है तो हम किस तरह उसको बढ़ा सकते हैं, और अगर अंडरस्टैंडिंग का लेवल हाई है तो हमारे लिए किस लेवल तक सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन पर है। मिसअंडरस्टैंडिंग, हैव आई अटेम्प्ट एनी ट्राई टू करेक्ट एंड पॉसिबल मिसअंडरस्टैंडिंग दैट माइट अकर। हमारी कम्युनिकेशन, हमारे मैसेज के अंदर अगर किसी भी नौयत की कोई मिसकम्युनिकेशन हुई है, क्रिएट हो सकती है, तो वो सेंटेंसेस, वो वोकेबलरी, वो डायमेंशन जिसके मज़ीद क्लियर करना ज़रूरी है, क्या हम उसको क्लियर कर पा रहे हैं। अगर हम उसको क्लियर नहीं कर पा रहे तो इसका मकसद है कि हमारी कम्युनिकेशन वीक हो जाएगी, उसकी क्वालिटी रिड्यूस हो जाएगी। हैव आई अटेम्प्टेड टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अदर पार्टीज कल्चर एंड व्हाट देयर एक्सपेक्टेशन माइट बी। किसी भी ऑडियंस या किसी भी रिसीवर की एक स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशन होती है टुवर्ड्स सेंडर, टुवर्ड्स स्पीकर, टुवर्ड्स राइटर। तो एक अच्छी एथिकल फॉलोइंग ये भी है कि हम अपने रिसीवर, अपने लिसनर, अपने रीडर की एक्सपेक्टेशन पे किस हद तक उतर सकते हैं, ताकि हम उनको उनके बेस्ट वे में मैसेज को डिलीवर कर सकें। लैंग्वेज, हैव आई यूज लैंग्वेज दैट इज क्लियरली अंडरस्टैंड बाय अदर्स। जो लैंग्वेज हम ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन आइदर ओरल और स्पीकिंग यूज कर रहे हैं, वो लैंग्वेज इस आइडियल लेवल पर है जिसका आसानी से समझा जा सके। Am I taking care not to use language and expression that might be offensive to another culture? हम अपनी लैंग्वेज या अपने एक्सप्रेशन में कोई ऐसे एलिमेंट तो शामिल नहीं कर रहे हैं जो हमारे क्रॉस कल्चर पीपल के लिए अनबियरेबल या अनएक्सेप्टेबल हों, जो हमारी कम्युनिकेशन के अंदर डिसएग्रीमेंट पैदा करें। Am I aware of the non-verbal aspect of my message and the ways they might change the message in different culture? और सबसे ज़्यादा अहम बात नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की होती है कि जो हम अपनी वर्बल के साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हैं, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इन्फ्लुएंस पॉजिटिव ही है। ऐसा ना हो कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इन्फ्लुएंस नेगेटिव हो और इससे हमारी कम्युनिकेशन की मीनिंग चेंज हो जाए। अकाउंटेबिलिटी, हैव आई completely fulfilled my own standards for क्रॉस कल्चर एथिक्स। क्या हम लाजमी तौर पे फुलफिल कर रहे हैं उन तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो क्रॉस कल्चरली एथिक्स के लिए ज़रूरी है। हाउ वुड आई फील इट माई फैमिली एंड फ्रेंड्स नीड्स एंड ऑल ड्रिल ऑफ द ट्रांजेक्शन। हम जो अपने रिसीवर्स को, जो ऑडियंस को मैसेज दे रहे हैं, तो हम उनकी मेच्योरिटी और उनके एक्सपीरियंस या उनको किस लेवल पर देख रहे हैं कि उनका मेच्योरिटी का लेवल हाई है, एवरेज है या लो है, ताकि हम उस लेवल पे उनको मैसेज डिलीवर कर सकें। एम आई बीइंग फेयर टू ऑल इन्वॉल्व, और जितने लोग कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हैं हम उनके साथ फेयरनेस शो करें। हाउ वुड आई फील इफ द इवेंट्स वर पब्लिश ऑन द फ्रंट ऑफ पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। और अगर हमारा जो इवेंट है जिसमें हमारी कम्युनिकेशन एग्जीक्यूट हुई है न्यूज़पेपर पे ये पब्लिश किया जाता है, तो उसकी इम्प्रेशन पब्लिक पे कैसा जाएगा। एथिकल गाइडलाइन फॉर एडवर्टाइजिंग लैंग्वेज, हैव आई presented the product or event using clear, straightforward language, taking care not to make exaggerate claims। फेस वैल्यू, हमारी जो एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशनल मेथड के अंदर कम्युनिकेशन होती है, उस कम्युनिकेशन के अंदर एथिक्स की फॉलोइंग बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि उस कम्युनिकेशन के अंदर जो हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर स्ट्रेट फॉरवर्डनेस होनी चाहिए।
और हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जो हम अपने प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड कमिटमेंट या क्लेम्स कर रहे हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा श्योरिटी होनी चाहिए, उसके अंदर कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। ग्राफिक प्रिंट, डू द ग्राफिक यूज इन द एडवर्टाइजिंग डिपिक्ट द प्रोडक्ट एक्यूरेटली। जो हम एडवर्टाइजमेंट के अंदर वर्बल के साथ नॉन वर्बल एलिमेंट यूज करते हैं जैसे कि ग्राफिक प्रिंट्स, तो क्या वो एक्यूरेटली हमारी स्टेटमेंट के साथ मैच कर रहे हैं? इज एनी अदर सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन इन फाइन प्रिंट और इट इज प्लेस इन एन अनअबट्यूज स्पॉट्स। हमारी जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर सिग्निफिकेंस इंफॉर्मेशन शामिल होनी चाहिए, और हमारी जो एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशनल मेथड के अंदर जो हम एलिमेंट के जो भी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए रिगार्डिंग द प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन एंड फीचर्स। ओमिशन, हैव आई omitted any key detail that might affect significant information stated। और जो हम ओमिट कर रहे हैं, जो डिटेल अपनी प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड शेयर कर रहे हैं, जो हम एडवर्टाइजमेंट का उसको हिस्सा बना रहे हैं, उसके अंदर सिग्निफिकेंस लेवल कितना है, उसके अंदर सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन कितनी है। वुड इट चेंज द कस्टमर्स परसेप्शन ऑफ द प्रोडक्ट इफ द इंफॉर्मेशन वर कंक्लूडेड। और ये बात का ख्याल रखना, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट का मकसद जो बुनियादी होता है वो डिमांड क्रिएट करना होता है। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कस्टमर के अंदर, कस्टमर के माइंड में क्या परसेप्शन डेवलप करेगी रिगार्डिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, और वो इस मैसेज को किस तरह कंक्लूड करेगा। यानी एडवर्टाइजमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है क्रिएशन ऑफ डिमांड, वो हम हासिल करने में कामयाब होंगे या नहीं। True, does the product or event live up to the claim and in the advertising? हमारी एडवर्टाइजिंग में जो भी प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है उसमें जो भी क्लेम्स हैं वो किस हद तक हमारे जो है स्ट्रॉन्ग है। इज द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दैट कैन फुलफिल द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर। जो हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी और कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के मुयार के मुताबिक है कि वो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को बढ़ा सकेगी। अकाउंटेबिलिटी, वुड आई बी कंफर्टेबल इफ माई एडवर्टाइजिंग टेक्निक वर synchronized by customer, product, magazine and result printed of the public to read। और जितनी भी हमने अपने एडवर्टाइजमेंट में एलिमेंट ऑफ वर्बल और नॉन वर्बल शामिल किए हैं वो क्या शो करेगी अगर जब हमारी एडवर्टाइजमेंट आइदर प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पब्लिश होंगे। Would I wanted to have a face-to-face meeting with a group customer who purchase my product? हमें लाजमी तौर पे प्रमोशन मेथड में देखना होता है कि क्या हमें एडवर्टाइजमेंट को जारी करने के साथ साथ अपने फेस टू फेस कस्टमर के साथ भी कोई कन्वर्सेशन की ज़रूरत है प्रोडक्ट्स की डिटेल से रिलेटेड। फॉर्मल वेज ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिंग एथिक्स, मिशन स्टेटमेंट, एथिकल कोड्स, प्रोग्राम अनाउंसमेंट, पब्लिक मैसेज, कंपनी न्यूज़ लेटर्स, न्यू एम्प्लॉय ओरिएंटेशन, एम्प्लॉय मैनुअल, पॉलिसी स्टेटमेंट, ट्रेनिंग प्रोग्राम, पोस्टर, एनुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट, स्पीचेस, मीटिंग्स। ये वो तमाम बिजनेस के अंदर फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन है जिसके अंदर हम बहुत ज़्यादा कंसीडर करते हैं अपने एथिक्स की फॉलोइंग की। चाहे वो मिशन स्टेटमेंट की डेवलपमेंट हो, जो कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना विजन एंड मिशन डेवलप करती है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन की किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम की अनाउंसमेंट हो, कोई प्रोग्राम या इवेंट है जिसकी अनाउंसमेंट है उसमें भी एथिक्स की फॉलोइंग ज़रूरी है, या ऑर्गेनाइजेशन कोई पब्लिक मैसेज डिक्लेयर कर रही है, या ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट नौयत के जो इंटरनल और एक्सटर्नल न्यूज़ लेटर्स यूज़ करती है, उसके अंदर एथिक्स की फॉलोइंग किस हद तक है। ऑर्गेनाइजेशन जब कोई ग्रुप ऑफ न्यू एम्प्लॉय हायर करती है तो उसकी जो ओरिएंटेशन है वो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसके अंदर भी
एथिक्स की फॉलोइंग बहुत ज़रूरी होती है। एम्प्लॉय मैनुअल एंड पॉलिसी स्टेटमेंट, ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय के लिए जो मैनुअल और पॉलिसी और प्रोसीजर्स के स्टेटमेंट बनाती है उसके अंदर भी एथिक्स की फॉलोइंग बहुत ज़रूरी होती है। ट्रेनिंग प्रोग्राम जब हम डेवलप करते हैं तो उसमें एथिक्स को कंसीडर करते हैं। पोस्चर एंड एनुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट, जब हम एनुअली एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट बनाते हैं तो उसके अंदर एथिक्स को कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है। और डिफरेंट स्पीचेस एंड मीटिंग्स, जो स्पीचेस ओरल फॉर्म में और जो मीटिंग्स ओरल फॉर्म में होती है वहाँ पे ओरल कम्युनिकेशन विद एथिक्स होनी चाहिए। इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेटिंग एथिक्स, जो हम डिफरेंट इनफॉर्मल वे में कम्युनिकेशन करते हैं उसमें एथिक्स की फॉलोइंग किस तरह है। ऑर्गेनाइजेशनल स्टोरीज, लेजेंड्स, इंडिविजुअल एटीट्यूड्स, वैल्यू, रिचुअल, कस्टम्स एंड सिंबॉलिक एक्ट। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिफरेंट स्टोरीज होती है, इंडिविजुअल्स की एटीट्यूड, चाहे वो मैनेजर हो चाहे वो सबॉर्डिनेट हो, और हम सिंबॉलिक एक्ट यूज नहीं करते हैं, इनके अंदर ये वो तमाम कम्युनिकेशन है जो इनफॉर्मल है और इनके अंदर एथिक्स की फॉलोइंग बहुत ज़रूरी है। Conclusion: ethics is a communication issue. Recognize its act responsibility, make the right decision, set the right example of employees to follow. Modeling ethical behavior is an important managerial tool. तो यहाँ पे आके हमारा ये कंक्लूड हुआ टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।